हेलो बच्चों, आज हम आपका पाठ 2 अम्ल क्षारक और एक लवण इसकी रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है कि जब हम अम्ल की बात करते हैं तो जितने भी अम्ल हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। मतलब कि जब अम्ल को हम, जैसे HCl है, इसको जो हम जल में डालेंगे, मतलब उसका जो है तनुकरण करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा। और ये हाइड्रोजन आयन जो है इसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और आपका क्लोरीन अलग हो जाएगी। तो इस तरह से जो है जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। एसिड जो शब्द है लैटिन भाषा में जिसका अर्थ खट्टा होता है, ठीक है। दो तरह के अम्ल होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल हैं आपके HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। दुर्बल में आप जो है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और जितने भी आपके जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो अम्ल मिलते हैं सभी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। सांद्र अम्ल का मतलब क्या है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल जो है अल्प मात्रा में होता है। आपने बोतल्स पे देखा होगा 99% एसिडिक है या 90% है, उतना जितना कम होता जाएगा परसेंटेज उतना ही वो मतलब तनु अम्ल है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। क्षारक की बात करें, बेस जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदलेंगे और ये जलीय विलयन के अंदर आपका OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब प्रबल के अंदर है, जिनका pH 13 to 14 के आसपास मिलेगा। दुर्बल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि pH कम होता है 7 और 9 के बीच में। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो अम्ल, जो क्षारक हमारे जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको क्षार कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। तीसरी चीज़ है लवण। लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब जब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई तो उससे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम? HCl की करवा रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की करवा देंगे, तो इससे जो हमें मिलेगा वो सोडियम क्लोराइड मिल गया। पोटेशियम के अंदर KOH आ जाएगा। फिर सूचक जो होता है, इंडिकेटर्स जो होते हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मतलब हो सकता है कि सूंघने से आप उसको पता कर रहे हो सकता है उसके रंग में परिवर्तन हो। उसके आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। तो जिसकी सहायता से किया जाता है उसको सूचक कहते हैं। सूचक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं या पौधों से लिए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंशिया फूल और हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थ, मतलब प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। गंधीय सूचक वो होते हैं जिनको आप सूंघोगे, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाएगी, जैसे प्याज है या लौंग का तेल है। तो ये नीचे एक सारणी दे रखी, टेबल दे रखा है, आप देख सकते हो। प्राकृतिक सूचक में लिटमस के साथ में अम्ल जो है लाल रंग देता है और क्षारक जो है नीला रंग देता है। पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी के रस के साथ में अम्ल लाल और क्षारक हरा रंग। हल्दी के साथ में, हल्दी का कोई बदलाव नहीं होता अम्ल के साथ में, लेकिन क्षारक जो है लाल रंग में बदल देगा उसको। हाइड्रेंशिया के फूल जो है अम्ल नीला रंग देगा और क्षारक जो है गुलाबी देगा। तो ये हम देख सकते हैं। कृत्रिम सूचक की बात करें तो फिनोल्फ्थलीन में अम्ल के साथ में कोई रंग नहीं होता, रंग ही नहीं रहेगा वो, फिनोल्फ्थलीन खुद भी रंग ही नहीं होता है, और क्षारक के साथ में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो जो है अम्ल के साथ में लाल और क्षारक के साथ में पीला। गंधीय सूचक की बात करें तो प्याज का रस है, अम्ल आप उस पर डालोगे तो आपको गंध आती रहेगी, और अगर आपने क्षारक उस पर डाला तो आपको कोई गंध नहीं आएगी। इसलिए प्याज खाने के बाद अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो हमारे मुंह से गंध निकल जाती है। वेनिला जो आपने फ्लेवर दे है, अम्ल के साथ में अगर आपने कोई अम्लीय चीज़ आइसक्रीम के बाद खाई भी है और उसके बाद अम्लीय चीज़ खा रहे हो तो भी गंध वनीला की रहेगी। लेकिन अगर आप कोई क्षारीय चीज़ ले रहे हो उसके बाद में तो गंध निकल जाएगी। लौंग का तेल में भी ऐसा ही होता है कि क्षारक के साथ में उसकी स्मेल चली जाती है। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो धातु के साथ
पहला पॉइंट आप याद रख सकते हो कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ में क्या होता है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लव, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ये आपको याद रखना है, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। इसी तरह क्षारक के साथ में भी क्षार प्लस धातु तो लवण तथा हाइड्रोजन, तो दोनों के साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, जिसकी जांच हम पॉप टेस्ट के द्वारा करते हैं कि जब भी पॉप टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो परखनली के पास में जब जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो पॉप ध्वनि के साथ जलेगी, जो कि दर्शाती है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की, तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब अम्ल जो है इनके साथ अभिक्रिया करेंगे, आप देख सकते हो HCl की धातु कार्बोनेट और HCl की धातु बाइकार्बोनेट के साथ में आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दोनों केस में यही चीज़ें मिलेंगी। जबकि क्षारक जो होते हैं वो इन दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये आपको याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो जांच करनी है वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका जो है बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो आपको सफ़ेद अवशेप मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप के अंदर। और अगर हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पास करते रहेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि जल में घुलनशील है। तो बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करी जाएगी तो क्या बनता है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना है आपने। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, जिसको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जब अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल मिल रहा है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है तो जो लवण होगा उसको वो अम्लीय लवण होगा। अगर दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण होगा। अगर दोनों ही प्रबल हैं तो उदासीन लवण होगा और दोनों ही दुर्बल हैं तो भी उदासीन होगा। तो ऐसा नहीं है कि लवण बन गया तो वो जो है उदासीन ही रहेगा, वो निर्भर करेगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है। दोनों प्रबल हैं तो भी उदासीन, दोनों दुर्बल हैं तो भी उदासीन, और अगर एक प्रबल और एक दुर्बल है तो जो प्रबल होगा उसके अनुसार उसका जो है pH होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड हो गया, इसको हमने HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड मिल गया हमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा जल। तो ये भी एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब कैल्शियम क्लोराइड जो बनेगा वो विलेन का नीला रंग हो जाता है। तो ये हमें इसमें देख सकते हैं हम, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो क्षारीय होती है और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो हमें लवण तथा जल मिल रहे हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इसमें हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की जो है क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल। फिर ये जो हमने अभी पढ़े अम्ल की अभिक्रियाएं और क्षार की अभिक्रियाएं, उनका सार दे रखा है कि धातु कार्बोनेट के साथ में आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिल रहा है, धातु के साथ में लवण और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड के साथ में लवण तथा जल, और क्षारक के साथ में लवण तथा जल। जबकि क्षारक में जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, अम्ल के साथ में लवण और जल, और अधातु ऑक्साइड जो है लवण और हाइड्रोजन। तो इस तरह से भी आप टेबल को याद कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है जितने भी अम्ल हैं वो H आयन उत्पन्न करते हैं और जितने भी क्षारक हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं जब कोई अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है या तनुकृत करते हैं। तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन H3O+ और हाइड्रोक्साइड आयन प्रति इकाई आयतन की कमी होती है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए कि अगर मैंने एक 100 ml सॉल्यूशन बनाना है जिसमें पहले मैंने क्या किया, 90 ml HCl लिया और 10 ml मैंने उसमें जल डाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता थी वो कुछ होगी। फिर मैंने क्या किया, दूसरे बार 70 ml जो है HCl लिया और 30 ml जल मिला दिया।
या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको 90 रहने दूँ, इसके अंदर जल की मात्रा बढ़ाता रहूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि मैं HCl की मात्रा जो है नहीं बढ़ा रहा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 90 रहने दूँ और इसको 30 कर दूँ तो जितने H आयन निकलने थे वो तो निकल गए, लेकिन जल बढ़ता जा रहा है। तो H3O+ आयन तभी बन पाएंगे जब HCl होगा या हाइड्रोजन आयन होंगे। तो इसलिए प्रति इकाई आयतन धीरे धीरे इनकी कमी हो जाती है जब तनुकृत किया जाता है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता को नापने के लिए उससे उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है, जिसको कि हम सार्वभौम सूचक के द्वारा बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी सांद्र है या नहीं है। जैसे कि जलीय विलयन और अम्ल और क्षारक की बात करें तो जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं। ये देख सकते हैं आप, H आयन कैसे हुआ, H आयन था, हाइड्रोजन वाटर के साथ में जुड़ा तो H3O+ बन गया। और ये HCl को जब हमने पानी में डाला था तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। OH आयन कैसे आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डाला तो Na+ और OH- में वो टूट गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2H। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहा जाता है, इंग्लिश में एल्कली कहते हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो जो घुलनशील होंगे वो तो क्षारक होंगे ही होंगे, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं बन सकते क्योंकि सभी घुलनशील नहीं है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ये प्रश्न कई बार आता है कि हमें पहले अम्ल और फिर बाद में जल कभी नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा पहले जल और फिर अम्ल को डालना चाहिए, क्योंकि जब जो इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी उसको जल जो है अवशोषित कर लेगा और बाहर नहीं निकलेगी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण ही मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जल के अंदर अम्ल डालना है, ना कि अम्ल के अंदर जल। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाएगा, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। फिर हमें पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। P का मतलब क्या है, पोटेंज, जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। P = 7 उदासीन विलयन, P 7 से कम तो अम्लीय विलयन, और अगर P 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 से 14 जो है पीएच स्केल होता है। तो जब हम H आयन की सांद्रता की बात करते हैं तो ये आपको सबसे अधिक 0 की तरफ मिलेगी, और OH की बात करेंगे तो ये आपको अधिक मिलेगा 14 की तरफ। तो बढ़ती हुई अम्लता कहाँ होगी, 7 से 0 की तरफ। बढ़ती हुई क्षारता कहाँ होगी, 7 से 14 की तरफ। और 7 के ऊपर क्या हो गया, उदासीन हो गया। दैनिक जीवन में पीएच की बात करें, महत्व की बात करें, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है ये 7 से 7.8 पीएच की रेंज के बीच में कार्य करता है। वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मिट्टी की पीएच की बात करें तो अच्छी उपज जो होती है मिट्टी के अंदर वो भी जो है उदासीन पीएच के अंदर ही अच्छी होती है, ना अधिक अम्लीय ना अधिक क्षारीय। हमारे पाचन तंत्र की बात करें तो आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर आपको पता है HCl निकलता है, जो कि जीवाणुओं वगैरह जो खाने के साथ चले जाते हैं उनको मारने में मदद करता है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा एसिड निकल गया तो उसको शांत करने के लिए हमें एंटासिड लेनी पड़ती है, जो कि एक तरह से आपके क्षारक होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दंतशय के अंदर भी पीएच का मान जो है 5.5 से कम हो जाता है। आप मीठी चीज़ वगैरह खा कर रात को सोते हैं तो कुछ जीवाणु जो है उसको अम्लता में बदल देते हैं, जिससे पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा और आपके दांतों की जो ऊपर की लेयर है, जिसको कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर होती है वाइट कलर की, वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो घुल जाती है, और धीरे धीरे जो है आप फिर दांत खराब हो जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है, जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं, दंतशय कहते हैं। पशुओं पौधों रसायन जो है उत्पन्न करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द या जलन अनुभव होती है।
आप उसको बेकिंग सोडा लगाओगे तो आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया, क्षारक हो गया, तो उसके डंक में क्या था, इसका मतलब अम्ल था। इसी तरह नेटल जो लीव्स होती हैं उनके डंक के अंदर मेथनोइक अम्ल होता है, लाल चींटी होती है उनके अंदर भी होता है। तो उनके इलाज के लिए जो है हम कोई भी क्षारक वगैरह या डॉग जो है पौधे की पत्ती रगड़ लेंगे, जिससे कि अंदर जो है क्षारक होता है उससे आराम मिल जाता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा तो पीएच क्या होगा, उदासीन होगा, जैसे NaCl के केस में। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होगा तो अम्लीय लवण होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होगा तो क्षारीय लवण होगा, जैसे CH3COO ठीक है, सोडियम इथेनोएट बोलते हैं इसको। साधारण नमक से आपको कौन कौन से रसायन, या जिसमें हमें जो अलग अलग इसमें रसायन पढ़ने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ H2O। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। NaOH जो होता है उसका हम जलीय विलयन जो है के अंदर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है इस प्रक्रिया के अंदर, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। आप देख सकते हो एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो यहाँ पर एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इकट्ठी हो रही है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। सोडियम क्लोराइड जल में जब विलयन तैयार किया, करंट पास किया, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। और कैथोड जो है के पास में NaOH भी आपका बनता रहता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन कंटेन्स NaOH, मतलब जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसको जो है NaOH सॉल्यूशन जो होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो है इनको हम अलग अलग उपयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो निकली उसको ईंधन के रूप में, मार्गरीन क्या होता है, कभी क्रिया होती है जिसके अंदर तेल से घी बनाया जाता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, तो ये हाइड्रोजन वहाँ पे काम आता है। क्लोरीन जल की स्वच्छता के लिए, PVC पाइप बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, HCl इस्पात की सफाई मतलब धातुओं की सफाई, औषधियाँ बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए, इसलिए इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाकर जो है विरंजक चूर्ण या घरेलू विरंजक वस्त्र विरंजक के रूप में जो है ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल मिल जाएगा। उपयोग कहाँ कहाँ है इसका, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, उनकी सफाई के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजे के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जिसको कि बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब खाना पकाने में के समय होता क्या है कि जब हमने इसको डाला तो जब हीट होगा तो सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ये उस चीज़ को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बना देती है, इसलिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, टार्टरिक अम्ल को मिक्स कर दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है बेकिंग पाउडर में ये दोनों चीज़ें होती है, बेकिंग सोडा में खाली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। प्रश्न कई बार आता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक इन सब को उठाने में, मुलायम स्पंजी बनाने में मदद मिलती है। और ये एक एंटी एसिड का भी काम करती है, उसका एक संघटक है। अग्निशामक जो है सोडा अम्ल, अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2, ये जरूर याद रखना है, इसमें 10 अणु होते हैं जल के। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, ये एक क्षारीय लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट हमें जो है पीछे अभिक्रिया थी उसमें मिल गया था, उसमें 10 अणु जल के डालेंगे तो हमें जो है आपका धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा मिल जाएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है, एक मिक्सचर होता है ये। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए और जल की कठोरता को हटाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया भी था।
कि किस चीज़ का उपयोग करोगे आप जल की कठोरता को हटाने के लिए। 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब इसको हम 373 पर गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इसकी प्रक्रिया है बनाने की। आप देख सकते हो इसके अंदर कि हाफ H2O में अगर 1.5 H2O डालेंगे तो जिप्सम बन जाता है। इसके विपरीत इसको 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया दिखाई। उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है 3 तरह के क्रिस्टलिन जल के उदाहरण। कॉपर सल्फेट में 5 अणु होते हैं जल के, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 और कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2। तो ये 3 उदाहरण हैं क्रिस्टलिन जल के, जिनको हम कई बार एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा पार्ट समझ में आ गया होगा।